हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप पे एक बार फिर से, जहां मिलती है आपको कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके सिलेबस से जुड़ी होती हैं। कुछ उस ऐसे टॉपिक्स जिसके बारे में हम बहुत ही ज्यादा वरीड होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो बेसिक है, जो पिलर के रूप में काम करता है। अगर आप एक अकाउंटेंट है या फिर अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या फिर अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप इस चैप्टर को स्किप किए बगैर नहीं आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका क्लास 11th में आता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में चूंकि हम लोग क्लास 10th तक में कुछ भी नहीं जानते हैं, बस कभी कभी सुने होते हैं कभी कभार। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन है। अकाउंटिंग का इवोल्यूशन क्या है, कैसे हुआ, कब शुरुआत हुआ, किसने किया, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, ऑल दैट, जैसे फंक्शंस, उसके फीचर्स, उसके सिग्निफिकेंस, उसके यूजर्स, अकाउंटिंग के सारा कुछ मैं अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। यूजर्स, फंक्शंस, फीचर्स, उसका इवोल्यूशन, ठीक है, उसके टाइप्स, उसके ब्रांचेस, ठीक है, प्रोसीजर्स, नीड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिर हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस, कुछ नीड होते हैं, क्यों जरूरत होती है अकाउंटिंग करने की। ये चैप्टर नंबर 1 आपको इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। आगे अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। जैसे हम लोग बिना अल्फाबेट के कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं, सेंटेंस नहीं फॉर्म कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं कुछ बिना अल्फाबेट को यूज किए बगैर, उस तरह से हम अकाउंटिंग, चैप्टर का नाम है आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मैं आपको बता दूं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर का नाम है। अभी इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको बोला क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसको चैप्टर नंबर 2 कहा गया है। क्लास 11th के अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसको हम लोग टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी मतलब वो टर्म्स जिनका अकाउंटिंग में मतलब समझिए ना कि जिसका अकाउंटिंग में प्रयोग किया गया है, जिसके बगैर अकाउंटिंग को समझना या पॉसिबल ही नहीं है कि हम अकाउंटिंग को समझ सके, इसको, इन सभी वर्ड्स या इन सभी टर्म्स को जाने बगैर, ठीक है। अब इसे मान लीजिए कि कोई आपको बोलता है डेटर क्या है, क्वेश्चन में आपको मिलता है, अकाउंटिंग आप करते हैं तो आपको मिलता है डेटर्स। अब डेटर्स के बारे में आप जानेंगे ही नहीं कि डेटर्स होता क्या है या डेटर्स होते क्या है, तो आप डेटर्स को जज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैंने पहले से कुछ नोट डाउन किया है यहाँ पे, फिर ऐसे मतलब इसको वाइप करके फिर से आगे वर्ड से चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग टर्म्स को देखेंगे। आखिर आपको एसेट समझाने में बहुत वक्त लग जाएगा, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसेट पे। आखिर एसेट होता क्या है। एसेट्स आर द वैल्यूएबल्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का वो वैल्यूएबल थिंग या वो चीजें जिसकी वैल्यू होती है। ऑल दीज थिंग्स which are valuables of business, जो जिसपे बिजनेस का ओनरशिप होता है, जिसपे बिजनेस का अधिकार होता है। मान लीजिए कि आपके बिजनेस में एक 50 रुपए का कोई एसेट है या 10 रुपए का एक पेन है जो आप बिजनेस में हिसाब किताब के लिए यूज करते हैं, वो भी आपका एसेट है। तो एसेट्स जो भी कुछ बिजनेस ऑक्यूपाई करती है या बिजनेस ओन करती है, उन सभी को हम लोग एसेट बोलते हैं, राइट। अब एसेट होता क्या है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा आप, तो स्टॉक, कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, etc, all these are just asset, ठीक है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, all these are just assets, ठीक है। एसेट्स को 2 भाग में बांटा गया है। बेसिक मतलब शुरुआत में एसेट्स को 7 कैटेगरी में बांटा जाता था, जिसमें कि वेस्टिंग एसेट्स और ये डिप्लीटिंग वगैरह जो होता था। वेस्टिंग एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। अब उसको क्लासिफाई कर दिया गया है और 2 भाग में बांटा गया है। पहला है मेनली बांटेंगे एसेट को फिक्स्ड एसेट, एक होता है फिक्स्ड एसेट। Fixed assets are those assets which are retained in the business for a long term, ठीक है। लोग इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। यहां इसका डेफिनेशन ऐसे आप समझे कि वो संपत्तियां जिसको बिजनेस में लंबे अवधि तक रखा जाता है या लंबे समय तक रखा जाता है, उसे हम लोग फिक्स्ड एसेट के नाम से बुलाते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए कि आपने एक दुकान खोला है, उसमें आपने फर्नीचर रखा है, टेबल या काउंटर बनाया है या चेयर बनाया है, चेयर रखा है, लाइटिंग, फैन वगैरह, आपका शोरूम है, मान लीजिए एसी लगाया है आपने, वो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट समझ गया। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या होता है, जो एसेट बिजनेस में लंबे समय के लिए रखा गया है या जिसका उद्देश्य दोबारा बेचना नहीं है कि भैया उसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। अब अगर सर नहीं सर, कार तो खरीदते हैं, हम उसको बेचते हैं, तो बेचते हैं लेकिन बेचने का मोटिव से नहीं खरीदते हैं, यूज करने के मोटिव से खरीदते हैं, फॉर अ लॉन्ग टर्म। हम उसको लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं, इस मोटिव से खरीदते हैं। दूसरा है आपका, अब इसमें एसेट में, फिक्स्ड एसेट में 2 तरह की एसेट होती है, एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो लेट्स टॉक अबाउट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। व्हाट इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है all those fixed assets which can be touched or seen,
एंड हैविंग अ मनी वैल्यू। वो फिक्स्ड एसेट्स, मैंने फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इसलिए मैं फिक्स्ड एसेट बोल सकता हूं, समझिएगा। वो फिक्स्ड एसेट जिसका मनी वैल्यू होता है, जो दिख भी सकता है, जिसको छू भी सकते हैं, जिसको देखा छुआ जा सके, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। एज यू ऑलवेज यूज टेंजिबल वर्ड, टेंजिबल मतलब होता है मूर्त, इसको हिंदी में मूर्त संपत्तियां बोलते हैं, ठीक है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीजें जिसको हम छू सकते हैं, इसका मनी वैल्यू होता है, प्लस इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड। आगे है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जिसको देखा छुआ नहीं जा सके लेकिन उसका मनी वैल्यू होता है। ऑल दोज फिक्स्ड एसेट्स व्हिच कैनॉट बी सीन और टच्ड बट इट इज हैविंग अ मनी वैल्यू, इट इज हैविंग अ वर्थ, इट इज हैविंग अ प्राइस। इसका एक प्राइस होता है, इसका एक मनी वैल्यू होता है, इसका एक मतलब इसकी एक क्वालिटी होती है। ये दिखता नहीं है बट इसकी एक वैल्यू होती है, राइट। सर ऐसी क्या संपत्तियां होती है सर? तो सबसे पहले देखेंगे गुडविल। गुडविल को आप सुने होंगे कभी ना कभी गुडविल के बारे में सुनेंगे। गुड मतलब अच्छा और विल मतलब फ्यूचर। तो ये तो सिंपल सी बात है, तोड़ेंगे तो अर्थ निकल जाएगा। अंग्रेजी का तो एक वर्ड का बहुत सारा अर्थ होता है, बट हम बात करें गुडविल के बारे में तो गुडविल इज नोन एज ख्याति, हिंदी में उसको ख्याति बोलते हैं। प्रसिद्धि, ख्याति, फेम, इंग्लिश में बोलेंगे फेम। द गुडविल इज द फेम ऑफ द बिजनेस। गुडविल इज नोन एज द फेम ऑफ द बिजनेस एंड इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ। गुडविल नेगेटिव भी होता है, अरे फलाना क्या सामान मत लेना यार, वो अच्छा नहीं रहता है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फेम। अरे फलाना चीज लेना ना, वहां चले जाओ, बेस्ट मिलेगा, ठीक है। अरे रसमादुरी खाना ना, वहां से ले लो, वो दुकान बहुत अच्छा है, मतलब वो क्या है, वो पॉजिटिव फेम है। अरे कॉमर्स पढ़ना है, अमन झा सर से पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। ये गुडविल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट। पेटेंट इज नोन एज द स्पेशल राइट। एक स्पेशल राइट होता है, एक स्पेशल मतलब अधिकार जो आप किसी को देते हैं भैया, टू सेल समथिंग और टू एक्वायर समथिंग। स्पेशली वो स्पेशल होता है, सबको नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि आप इंजीनियर वगैरह को देखते होंगे या साइंटिस्ट वगैरह को देखते होंगे, जो लोग कुछ नया कोई प्रोडक्ट इजाद करता है तो उसके नाम के साथ उसका पेटेंट जुड़ जाता है। जैसे मोबाइल फोन में कैमरा फिक्स करना, कभी ना कभी किसी ने किया होगा। मोबाइल किसी ने इजाद किया होगा, बल्ब अल्वा एडिसन ने बनाया, ठीक है। तो अभी तक वो उनके नाम से चल रहा है कि हाँ भैया बल्ब बनाए तो अल्वा एडिसन बनाया। तो पेटेंट मतलब एक स्पेसिफिक राइट जो आपको मिला है आपके किसी खास इन्वेंशन के लिए, ठीक है, समझ रहे बात को। उसके बाद आता है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट मैच चलाना है किसी खास चैनल पे, तो एक चैनल जो होती है वो उस अथॉरिटी को जो वो क्रिकेट मैच करवा रही है, उस अथॉरिटी को कुछ चैनल के द्वारा पैसा दिया जाता है और वो अथॉरिटी जो होती है वो उसको अधिकार देती है कि भैया तू ही चलाएगा ये मैच अपने चैनल पे, या न्यूज़पेपर या जो भी है। जैसे मतलब एक स्पेशल तरह का वो भी राइट होता है, कॉपीराइट होता है। टू शो समथिंग और टू एक्वायर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक लंबे एक निश्चित अवधि के लिए कॉपीराइट दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को जानते होंगे सब लोग, ट्रेडमार्क भी देख सकते हैं, ट्रेडमार्क को टच नहीं कर सकते आप, मनी वैल्यू होता है फिर भी, ठीक है। जैसे ट्रेडमार्क का मतलब होता है, जैसे आप देखते होंगे सिंबल, लोगो वगैरह जो होता है, ये सब भी आपको इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में आता है। क्योंकि जैसे ही किसी ब्रांड का ट्रेडमार्क आपके साथ लग जाता है तो आप उसका अपने आप उसके मुरीद हो जाते हैं, आपको फिर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला बंदा आपको कुछ एक्सप्लेन करे ना करे, ब्रांड है तो बस ब्रांड है, ठीक है। आप उसका ट्रेडमार्क देख करके ही समझ जाते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि है, सबसे बड़ी जीत है उस ब्रांड की आपके लिए। आगे है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते उसको, ठीक है, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, लेकिन मनी वैल्यू होता है, देखते होंगे। आप छोड़िए बाकी सॉफ्टवेयर को, आप एक एंटीवायरस भी अगर अपने लैपटॉप में डलवाते हैं तो उसका भी 2000-1500 रुपया चार्ज लगता है, मतलब एक मनी वैल्यू लगता है भैया कि हाँ ये एंटीवायरस है, ये हमारे कंप्यूटर से या मेरे सिस्टम से वायरस को रिमूव करेगा, राइट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये फिक्स्ड एसेट का छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, मैंने बहुत जल्दी कोशिश किया करवाने में, क्लासेस में लगभग एक पूरा पीरियड लग जाता है इसको समझाने में, क्योंकि फिक्स्ड एसेट इतना आसान नहीं है। अगर फिक्स्ड एसेट समझ में आ गया फिर आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। करंट एसेट पे आते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be converted in cash within a very short period of time. Within a short period of time बोल सकते हैं। शॉर्ट पीरियड बोलने का मेरा सेंस है 12 महीने के भीतर। जब भी आप करंट एसेट की बात करते हैं तो करंट एसेट उन एसेट्स को बोलते हैं जो कम समय के भीतर, कम अवधि के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाए,
ठीक है, ऐसे संपत्तियों को, सभी संपत्तियों को हम लोग करेंट एसेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कैश। कैश को कैश में क्या कन्वर्ट करना है? कैश तो ऑलरेडी कैश में, जेब में जो कैश पड़ा है निकाल के यूज कर सकते हैं। बैंक में पैसा है, एटीएम से निकाल लिए, किसी को ट्रांसफर कर लिए, बोले भैया मुझे कैश दे दो, कर सकते हैं। स्टॉक, आपके दुकान में माल पड़ा हुआ है, स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, उसको आप चाहे तो बेच के पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं ना, पैसे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब 12 मंथ्स के भीतर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटर्स, डेटर्स मतलब वो पर्सन जिससे आपको पैसा लेना है, who owes money from you, जो आपसे कर्ज लिया है या आपसे पैसा लिया, उसको डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए कि राम नाम का एक बंदा मेरे से डेटर पैसा लिया है 500 रुपया, तो आज कल हमको देगा, वो मेरे लिए वो बंदा डेटर है और हम उसके लिए क्रेडिटर है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंसेस जो मुझे कल करना था लेकिन हमने आज ही कर दिया। प्रीपेड, प्री मतलब पहले और पेड मतलब दिया गया, तो प्रीपेड ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे, ऐसा व्यय, ऐसा पेमेंट जो हमको पहले करना था, बाद में करना था, लेकिन हम अभी दे दिए, तो कल हमारे लिए वो एक प्रीपेड हो जाएगा, कल के लिए वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा। मान लीजिए कि हमको रेंट पे करना है, सपोज करिए कि हम अपने ऑफिस का या फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं और रेंट है 10,000 रुपया और अगले महीने का भी रेंट हम इसी महीने दे दिए। ठीक है, तो अगले महीने जो पैसा आएगा वो सब मेरे जेब में जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको एसेट बोलते हैं बेटा, वो प्रीपेड होता है, वो आपके माथे पे एक प्रेशर नहीं होता, आपका एक एसेट होता है जो आपका सेव हो गया हुआ कहीं पे। ठीक है, आगे है आपका बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल और डेटर में फर्क ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा। वो बिल्स जो आपने किसी को लिखा है फॉर योर डिमांड, फॉर द डिमांड ऑफ पेमेंट, किसी पेमेंट के डिमांड के लिए आपने किसी अगले बंदे को आपने बिल लिखा है, और वो जो भी बिल है, जितना बिल है, जितना का सम है, उन सभी को जोड़कर जो आप शो करते हैं बैलेंस शीट में या फिर एसेट शो करते हैं, भैया इतना हमको फलाना आदमी से लेना। मान लीजिए 5 आदमी से आपको 10-10 हजार रुपया लेना है, बिल लिखा है आपको, आपने उसको कि भैया तुम्हारा 2 महीने में पेमेंट करना है और 2 महीना हो गया। बिल एक सर्टेन पीरियड के लिए लिखा जाता है, एक डिमांड के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। जब आप मनी डिमांड करते हो किसी को, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जब आप अपना पैसा या अपना ड्यू किसी से डिमांड करते हो, भैया मेरा पैसा दो, तो उसके लिए एक पेपर तैयार किया जाता है, उसी को बिल बोलते हैं। इसके लिए चैप्टर अलग से है, मैं चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा ड्रॉ और ड्रॉइंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया करंट एसेट का कहानी, इसमें और भी सारी चीजें होती है। ठीक है, अब आते हैं, पहले तो स्टॉक समझ रहे होंगे आप लोग। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक आर अनसोल्ड गुड्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो कुछ भी हमारे पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है उसको हम लोग स्टॉक बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड स्टॉक। सीधा सीधा भाषा में जो माल बिना बिका हुआ है या जो हमारे पास पड़ा हुआ है, अभी अनसोल्ड है, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, आगे लिक्विड एसेट किसको बोलते हैं भैया? इसको हम लोग क्विक एसेट भी बोलते हैं, इसके नाम से ही क्लियर होता है। लिक्विड मतलब तरल, तरल मतलब इन कैश। ठीक है, जो कैश में हो या कैश में कन्वर्ट हो सकता है विद इन अ वेरी, करेंट में मैंने सिर्फ शॉर्ट पीरियड बोला था, इसमें मैंने बोला विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश, बैंक, ठीक है, फंड्स। उसके बाद आपको हो गया बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब जो है ना तुरंत आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आप अपने स्टॉक को तुरंत नहीं बेच सकते हैं। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला भी होता है करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी आप वापस नहीं ले सकते और क्या स्टॉक को भी आप बेच नहीं सकते जबरदस्ती। आपको अचानक से अभी पैसे की जरूरत है 50,000 रुपए की और आपके दुकान में 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं है, तो आप जबरदस्ती तो किसी को नहीं ना बेच के पैसा ले आइएगा। ठीक है, इसलिए स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दिया जाए तो सारे के सारे करंट एसेट को हम लोग लिक्विड एसेट बोलते हैं। समझ रहे बात को? जितना भी स्टॉक है, जितना भी करंट, जितना भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उन सभी को अगर हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो ऑल द करंट एसेट्स आर जस्ट नोन एज लिक्विड एसेट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो एसेट्स का हमारा जो टॉपिक था वो भी फिनिश हो गया। अब बात करते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? दायित्व, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बोलते हैं, बट लायबिलिटीज इज नोन एज दायित्व। दायित्व का मतलब होता है वो पेमेंट जो हमें फ्यूचर में किसी को पे करना है, एन अमाउंट विच इज सेट टू बी पेड इन फ्यूचर। ऐसा पैसा या वो धनराशि या वो अमाउंट जो हमें फ्यूचर में किसी अन्य व्यक्ति को पे करना है, उसे हम लोग लायबिलिटीज के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, फ्यूचर में पे करना है। और फ्यूचर तो शॉर्ट टर्म भी होता है और फ्यूचर लॉन्ग टर्म भी होता है। कल पे करना है, परसों पे करना है, महीना दिन के अंदर पे करना है, कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद पे करना है, ये भी तो होता है ना। तो इसलिए लायबिलिटीज को टर्म के बेसिस पे 2 कैटेगरी में बांटा गया है।
ठीक है। पहला है आपका लायबिलिटी में कुछ एग्जांपल पहले ले लेते हैं। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी होता है ना, बैंक ओवर, जब आप बैंक से अपने अकाउंट से जब जितना आपके पास फंड है उससे ज्यादा कई बार आप निकाल लेते हैं, बताते हैं ओवरड्राफ्ट क्या होता है। समटाइम्स you withdraw more than the amount in your account, ठीक है, एक लाइन में समझ सकते हैं। समटाइम्स, अब कौन सर ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपके बैंक के साथ अच्छा टर्म अप है, आपके क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छे हैं, आपका बैंक आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करता है, जानता है कि मिस्टर फलाना इज सो गुड, उनका क्रेडिट बहुत अच्छा है, इज नॉट अ डिफॉल्टर, तो आपको वो अलाउ करती है टू विड्रॉ समथिंग मोर इफ यू नीड और इफ यू वांट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है। अगर हम बैंक से, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया है और हम बैंक से जरूरत पड़ा मुझे अचानक से 70,000 रुपए की, तो बैंक से 20,000 ज्यादा निकाल लिए, तो 20,000 हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। 50,000 नहीं, वो 50,000 तो मेरा अपना था जिसपे बैंक अभी तक हमको इंटरेस्ट देती थी, अब हम बैंक को 20,000 पे इंटरेस्ट देंगे, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से। आई थिंक इससे बेटर हम नहीं समझा सकते। बैंक लोन, बैंक लोन क्या होता है? बैंक लोन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म को हम लोग करेंट लायबिलिटीज में शामिल करते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज को मैंने बोला ना, दो कैटेगरी में बांट करते हैं, तो पहला होता है करेंट लायबिलिटी, दूसरा होता है फिक्स्ड या नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है, टर्म के बेसिस पे। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, बैंक लोन, ईटीसी, दीज आर द करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, जिसको हमको साल भर के भीतर पे करना है या विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे करना है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज, ठीक है। फिक्स्ड या नॉन करेंट लायबिलिटीज, ऐसे लायबिलिटीज जिसको हम लंबे समय के बाद पे करेंगे तो चलेगा। ऐसे भी कुछ खर्चे होते हैं ना भैया जो हमको फ्यूचर में 5 साल बाद पे करना। मान लो कि हम एक लोन लिए, टर्म लोन लिए 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद पे करना उसको, तो हमारे लिए फिक्स्ड लायबिलिटी हो गया या नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया। जैसे आप देखेंगे बिल्स पेबल फिक्स्ड लायबिलिटी, ये फिक्स्ड या नॉन करेंट लायबिलिटी। तो मोटा मोटी आप आएंगे डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह जो होते हैं ये आपके लायबिलिटीज होते हैं, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं। भैया इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि बिल्स डिवेंचर्स जो होता है ना, डिवेंचर्स मतलब ऋण पत्र, कंपनी जब पब्लिक से लोन अराइज करती है, पब्लिक से लोन लेती है, हमसे आपसे कंपनियां कभी कभी पैसा मांगती है, शेयर्स ना बेच करके वो डिवेंचर्स बेचती है, तो उस कंडीशन में कंपनी आपसे लोन ले रही है और वो लोन के बदले में एक पेपर तैयार करती है जिसको हम लोग डिवेंचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस पे एक सर्टेन परसेंटेज से इंटरेस्ट कंपनी हमको देती है, इसलिए मैंने यहाँ डैश और परसेंट लगा दिया है। डिवेंचर के नाम के पहले हमेशा एक परसेंटेज लगा रहेगा कि 8% डिवेंचर, कि 10% डिवेंचर, कि 15% डिवेंचर, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कंपनी जानती है कि परसेंटेज जो है, मतलब हर बार कंपनी की सिचुएशन अलग अलग होते हैं, किस कंडीशन में कंपनी ने कितना परसेंट पे इशू किया है, इसको मतलब इसमें मिसमैच ना हो जाए या फिर दिक्कत ना क्रिएट हो जाए, मतलब प्रॉब्लम ना अराइज हो जाए, इसलिए जो है वो परसेंटेज लगा देती है कि भैया 2022 में हम डिवेंचर इशू किए थे ना मई महीना में, वो हम 15% डिवेंचर इशू किए थे, ठीक है। फिर वही 2022 में हमको फिर दिसंबर में जरूरत पड़ा तो हम 8% पर किए थे। मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, डिमांड पे डिपेंड करता है, मार्केट की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म लोन, आप 10 साल के लिए 5 साल के लिए लोन लेंगे। टर्म को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, बुक्स में कहीं कहीं नहीं मिलेगा आपको। टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। टर्म शॉर्ट टर्म को बोलते हैं 12 मंथ्स के पहले, मिड टर्म मतलब 1 महीना, 1 साल से 5 साल यानी 12 मंथ से 5 इयर्स तक, और उसके बाद 5 साल से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोलते हैं। लेकिन बेसिकली आपको कई किताबों में, चूंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस वीडियो को देखकर, आप मेरा उद्देश्य आपको कंफ्यूज करना नहीं है, बुक्स में आपको क्या मिलेगा, दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर ले, समझ लें। बुक में आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 1 साल से भीतर उसको शॉर्ट टर्म और 1 साल के बाद उसको लॉन्ग टर्म। चलिए हम लोग यही मानते हैं। अब आते हैं कैपिटल पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहा जाता है कि मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जब तक पैसा नहीं तब तक बिजनेस नहीं। बिना पैसा का कोई बिजनेस देखें, बिना इन्वेस्टमेंट का कोई बिजनेस होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट 1000 क्यों ना हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। शरीर कितना भी लंबा चौड़ा हो, आपका ब्लड नहीं रहेगा शरीर में, आप नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। इन द सेम मैनर, अगर आपके पास पैसा है, बिजनेस में अगर पैसा है तो ठीक है, पैसा नहीं तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। तो मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। सो दैट्स व्हाई द अमाउंट, मैं पहले कैपिटल के बारे में एक्सप्लेन कर दूं, फिर कैपिटल के टाइप से चलूंगा। कैपिटल किसको बोलते हैं? द टर्म कैपिटल। डेफिनेशन लिखना बहुत लंबा हो जाएगा भाई, इसलिए मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल, एन अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस या इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस,
या फिर इन द ओरिजिन ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। पूंजी वह राशि होती है, वह धन राशि होती है जिसे व्यवसाय शुरू करते समय लगाया जाता है या व्यवसाय में इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस के ओनर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि हमको बिजनेस करना, हमारे पापा दिए हमको 10 लाख रुपए या हमारा अपना सेव किया हुआ पैसा था, कहीं से भी हम 10 लाख रुपए लेकर बिजनेस किया। ठीक, अब वो बिजनेस में 2 लाख रुपया हमको लग गया फिक्स्ड एसेट में। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या होता है? बिजनेस, मैंने कहा ना कि बिजनेस करेंगे तो जैसे फर्नीचर है, शेल्फ है जिसको रैक बोलते हैं हम लोग, दुकान में मान लो दुकान खोलना है, स्टोर खोलना है, तो फर्नीचर फिक्स्ड एसेट हमको चाहिए। उसके बाद हमें लाइटिंग चाहिए, हीटिंग चाहिए, एसी, कूलर, फैन, जो भी है सब चाहिए, लाइटिंग फाइटिंग सब कुछ, कंप्यूटर वगैरह। मान लो कि एक शोरूम खोलना है, मान लो कि हमारे पास 50 लाख का बजट है, तो 5 से 10 लाख रुपया हमको लग गया इंटीरियर में और फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने में। ठीक है, और मैं एक बार तो उसे हम लोग बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट। ठीक है, सॉरी ये कैपिटल, वो पैसा, वो अमाउंट जो मतलब 50 लाख में से 10 लाख रुपए हम लगा दिए फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, द कैपिटल व्हिच इज इन्वेस्टेड इन दैट फिक्स्ड एसेट, मैं यहां से इसको रिलेट करना चाहूंगा, फिक्स्ड एसेट में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उसी को फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? और जो कैपिटल मैंने मान लो कि 50 लाख में से 10 लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद 50 लाख में से 40 लाख बचा, 40 लाख में से मान लीजिए हम 40 लाख से बिजनेस करते हैं, माल मंगाते हैं बेचते हैं, माल मंगाते हैं बेचते हैं, वो कैपिटल, दैट कैपिटल व्हिच इज यूज्ड इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द बिजनेस और कंपनी, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का आपको डेफिनेशन भी निकलता है, वर्किंग कैपिटल का आपको फॉर्मूला भी होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, आप फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इज दैट कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द बिजनेस और डे टू डे लाइफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आई थिंक इसको वाइप करते हैं और एक दो टर्म और देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक समथिंग मोर। स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है आपका कैपिटल के बाद है आपका चौथा पॉइंट, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होगा आपको एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर इसमें 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है गाइस, एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, भुगतान, वो पेमेंट जो हम किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए करते हैं। द पेमेंट व्हिच इज मेड टू एक्वायर समथिंग और सम एसेट्स, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, वो पेमेंट, मैं ज्यादा डेफिनेशन लंबा नहीं करूंगा, समझिए, कोशिश करिए समझने का। एन एक्सपेंडिचर इज अ पेमेंट व्हिच इज मेड टू एक्वायर समथिंग, किसी चीज को एक्वायर करने के लिए जो आप खर्च करते हैं उसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सबसे पहले आइए एक्सपेंडिचर के टाइप में सबसे पहला आता है एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर द एक्सपेंडिचर्स which can give you the benefits। जब हम किसी ऐसे चीज को एक्वायर करते हैं या ऐसे खर्च करते हैं जो हमें एक लिमिटेड पीरियड तक ही बेनिफिट देता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ रहे बात को? जैसे कुछ ऐसा संपत्ति खरीदे जो साल भर से ज्यादा नहीं चलेगा, मोटा मोटी साल भर, लिमिटेड पीरियड मींस साल भर, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, टीवी रिचार्ज कराते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ रहे बात? दूसरी बात कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर which can give you the benefits for more than a year। एक से अधिक वर्षों तक आपको बेनिफिट दे सकता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और मोबाइल खरीदते हैं
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्योंकि मोबाइल आपको 2 साल 4 साल 5 साल तक चलाना, जब तक चलाना चाहे आप चलेगा, अगर वो अच्छे ब्रांड का होगा तो, मोटा मोटी। ठीक है, आगे है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है स्थगित आयगत व्यय, ऐसे खर्च जो आप बिजनेस के स्टार्टिंग में करते हैं, शुरुआत में बिजनेस के करते हैं, और वो आपका हमेशा के लिए आपके बिजनेस को बेनिफिट देके जाता है, जिसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। जैसे बिजनेस ओपन करें तो एक स्टार्टअप के दिन आप खर्चा करते हैं, जनरली देखते होंगे लोग ओपनिंग के दिन बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, जैसे सेरेमनी करा देते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को बुला देते हैं जाने पर, मतलब बड़े फेमस लोगों को, या फिर कुछ पार्टी वार्टी कर देते हैं लोगों को, एक अच्छा सा प्रोग्राम वगैरह रखवा के, मतलब अट्रैक्ट द पीपल, टू अट्रैक्ट द पीपल, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नाश्ता वास्ता जो भी है उस तरह का पूजा पाठ। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस शुरुआती खर्च है, जैसे काउंटर बना लिए, एक बार दुकान में काउंटर बना और अब वो हमेशा के लिए जब तक दुकान है तब तक चलेगा, ठीक है, अगर उसको सेफली रखा जाए तो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात? आगे है 5वां, मैं एक दो और एक्सप्लेन करूंगा, एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस व्यय। सर इसमें क्या फर्क है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में? स्पेलिंग में भी अंतर है और मतलब में भी अंतर है। इसको बोलते हैं व्यय, द पेमेंट व्हिच इज इनकर्ड इन द वे ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कहां से आ गया सर? अगला वर्ड मैं रेवेन्यू ही एक्सप्लेन करूंगा। बिजनेस में रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए आगम की प्राप्ति के रास्ते में किया गया खर्च एक्सपेंस कहलाता है। एक बंदा कहीं पे जॉब करता है, उसको मिलता है 30,000 रुपया महीना का सैलरी, ठीक है, 30,000 रुपीज का सैलरी मिलता है। डेली का उसका खर्च जो है, संडे भी उसको ऑफ नहीं मिलता, एग्जांपल दे रहा है समझिएगा, 30,000 रुपए का खर्च है। महीना में वो 5,000 रुपए का पेट्रोल जलाता है, दूर जाना पड़ता है उसको, और 2,000 रुपए तक का उसका जो पॉकेट खर्च है, पॉकेट मनी का खर्च है वो है, और बाकी खर्च वो घर में करता है वो अलग चीज है, वो तो उसका लिवलीहुड का हो गया। तो ये जो उस 30,000 रुपए को कमाने के लिए वो 7,000 रुपए का एक्सपेंस कर रहा है, ठीक है, 30,000 रुपए कमाने के लिए, और बचा हुआ 23,000 जो है घर में खर्च करता है वो अलग बात है। 30,000 रुपए कमाने के लिए वो बंदा 7,000 रुपीज का एक्सपेंस कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस is a payment which is made in the way of earning revenue। आगम की प्राप्ति के रास्ते में किया गया खर्च, खर्च यानी कि व्यय कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, छठा। सर आपने रेवेन्यू कहा था, तो रेवेन्यू भी बता ही दीजिए। रेवेन्यू मतलब होता है प्राप्तियां, आगम। आगम सर, ये आगम वर्ड क्या है सर? जो बिजनेस में आता है। रेवेन्यू इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। ये हमारा इनकम नहीं होता है, ये बिजनेस का इनकम है। जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन दिन भर में बैठा, गले में बैठा, 50 कस्टमर से डीलिंग हुआ, कुछ नगद लेके गए, कुछ उधार लेके गए, कुछ कल उधार लेके गए थे, वो आज पेमेंट करने आए, तो दिन भर का जो कलेक्शन है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस? रेवेन्यू। आज के दिन का अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो आज के दिन जो किसी बिजनेसमैन ने आज जो कलेक्शन किया है उसको रेवेन्यू के नाम से बुलाते हैं, आगम के नाम से बुलाते हैं। This is the income of the company, income of the firm, not the income of the employee, not the income of the owner. ओनर का इनकम नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक दुकानदार है, बैठा दुकान में, दिन भर बैठा, आज दिन भर में उसने 10,000 का सेल किया नगद, ठीक है, और 5,000 का उधार बेचा, और कल 5,000 का बेचा तो उसमें से 2,000 आके दे गया, तो 10 तो 12,000 रुपया कैश उसके पास आ जाए, इसको रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। उसका आ जाता है आपका 7 नंबर इनकम। अभी के लिए लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे incomes। The excess of revenue on the expenses, मतलब कि जो रेवेन्यू है वो अगर आपके एक्सपेंस से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं इनकम। इनकम का फॉर्मूला भी होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। हमको एक बंदे ने बोला कि आइए आप पटना, आपको इतना रुपया देंगे। हमको लगा 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, अब 500 रुपया खर्चा भी हुआ, 2,000 हमको मिला, तो मेरे पास 2,000 रेवेन्यू आया। टोटल जो मेरे पास इनकम था वो कितना था? रेवेन्यू जो मेरे पास था वो टोटल 2,000 था, उसमें से हमने 500 खर्च कर दिया, तो मुझे जो दिन भर का जो रेवेन्यू इनकम हुआ वो मेरे पास कितना? 1,500 रुपया हुआ। बात समझ में आया? ठीक है। जैसे मान लीजिए रेवेन्यू हमको दिन भर में कितना आया? 2,000 आया, इसमें से 500 रुपया खर्च हो गया, तो कितना हो गया? 1,500 रुपया मेरा इनकम हो गया। बात समझ में? लॉक कर दें। इतना
फिलहाल काफी है, लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो। पार्ट 2 में मैं और भी टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप समझेंगे, कोशिश करेंगे तो ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।